हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। अच्छा, जब भी हम लोग किसी नई टर्म का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल आता है कि ये चीज़ है क्या। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन मैंने लिख दिया है, अब इसको समझते हैं। जब हम दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को पास पास में लाके रख देते हैं तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। लेट से हमारे पास दो चार्ज है, एक माइनस क्यू और एक प्लस का क्यू। जब हम इनको बहुत ही क्लोज लाके रख देते हैं तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाता है। ओके, अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि हम इसकी स्टडी क्यों करते हैं। बेसिकली इसकी स्टडी के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। जो पहला रीजन है, हम लोग नेचर में जब देखते हैं तो हमको बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं जिसमें डाइपोल फॉर्म होते हैं। मॉलिक्यूल से मेरा मतलब जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अच्छा, एक पोलर मॉलिक्यूल का नाम बताओ। हम जानते हैं वाटर। वाटर में हमारे पास एक ऑक्सीजन होता है और दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के पास बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के पास बढ़ जाता है, उसकी वजह से उसके ऊपर एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है और इस हाइड्रोजन के ऊपर एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो दो इक्वल और अपोजिट चार्ज पास पास में रखे हुए हैं, तो ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना। तो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। सिमिलरली मैं इधर की तरफ देखूं तो ये एक और इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर दो डाइपोल्स होते हैं। ठीक है, तो अब अपने को पता चला कि हमको डाइपोल की स्टडी क्यों करना है, क्योंकि नेचर में मॉलिक्यूल्स हैं जो कि डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं। ओके, अच्छा, अब एक चीज देख, इधर मैं बात करता हूं, मेरे पास एक OH मॉलिक्यूल है और एक HF मॉलिक्यूल है। जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। इधर जो H है उसके ऊपर डेल्टा डैश पॉजिटिव चार्ज है, तो फ्लोरीन के ऊपर डेल्टा डैश नेगेटिव चार्ज है। मुझे एक रिलेशन बता कि डेल्टा बड़ा होगा या डेल्टा डैश बड़ा होगा। सीधी बात है, डेल्टा डैश बड़ा होगा। क्यों होगा? क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन्स अपने पास ज्यादा रखेगा। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपने पास में रखेगा उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा। उसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा, तो उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जो डेल्टा डैश होगा उसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा डेल्टा से। अब यहाँ पे जब मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो अपना डाइपोल इसका स्ट्रेंथ चेंज हो गया। स्ट्रेंथ मतलब वो कितना बड़ा है या छोटा है। तो हमने उस स्ट्रेंथ के लिए एक चीज डिफाइन करी जिसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट। क्या बात बोलते हैं? डाइपोल मूवमेंट। अच्छा बता, डाइपोल मोमेंट क्या चीज इंडिकेट करेगा? डाइपोल मोमेंट इंडिकेट करता है कि उस डाइपोल का स्ट्रेंथ कितना है। इट रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, अब जब हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज रखा गया है तो हमको हर बार मॉलिक्यूल्स के हिसाब से नहीं दिखाया जाता है कि किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा या किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो उसके लिए हमने क्या करा, इस डाइपोल मोमेंट को वेक्टर क्वांटिटी बनाया। क्या बनाया हमने? इसको एक वेक्टर क्वांटिटी, और उसको रिप्रेजेंट किया। डाइपोल मोमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P वेक्टर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P वेक्टर से। अब ये हमारे लिए कैसा क्वांटिटी होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो जब हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड मतलब स्ट्रेंथ, तो इस P का जो मैग्नीट्यूड आता है वो आता है हमारे लिए चार्ज ऑन पॉजिटिव आयन इनटू इन दोनों के बीच का सेपरेशन, जो कि अभी है हमारे लिए 2a। तो इसको हम लोग प्रॉपर्ली लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ Q इंटू a। तो एक डाइपोल मोमेंट का स्ट्रेंथ कितना होता है? विथ वो होता है 2 टाइम्स ऑफ Q इंटू a, और मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट होता है 2 इंटू Q इंटू a। ओके, अब इसके डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसकी जो डायरेक्शन जो होती है, अब मैं अगर यहां पे बताऊं तुमको,
तो ये मेरा डाइपोल है, इसके सेंटर से मैंने इस दूसरे वाले पॉइंट के सेंटर को कनेक्ट कर दिया। तो मेरा जो डाइपोल मोमेंट होता है उसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। किधर होता है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन is from negative charge to positive charge। हमारे लिए एक काम की बात है, इसको याद रखना है। ओके, जल्दी से इस चीज को नोट कर ले। डाइपोल क्या होता है? दो चार्जेस पास इक्वल और अपोजिट पास पास में। डाइपोल मूवमेंट उस डाइपोल की स्ट्रेंथ बताता है और उसकी डायरेक्शन भी बताता है। डायरेक्शन कौन सी होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। जल्दी से उतार लो। चल, मैं वापस से अपना डाइपोल लिखता हूं। P वेक्टर इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ P इज गिवन बाय 2 टाइम्स ऑफ Q इंटू A। व्हाट इज टू? हमारे पास दो चार्ज है, प्लस Q माइनस Q। ओके, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है 2A। तो डायरेक्शन होगा मेरा माइनस Q से प्लस Q की तरफ P वेक्टर का। तो अगर हम इस डाइपोल को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो P वेक्टर इज गिवन बाय 2 टाइम्स ऑफ Q इंटू A वेक्टर, और A वेक्टर की डायरेक्शन होगी मेरी माइनस Q से प्लस Q की तरफ, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। जल्दी से यहाँ पे हम लोग इसकी यूनिट के लिए बात कर लेते हैं। यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? इसके चलो SI यूनिट क्या होगा बता जल्दी से। SI, जब चार्ज को हम लोग कूलम में ले लें और A विच इज डिस्टेंस को जब हम लोग मीटर में ले लें तो SI यूनिट हो जाएगा मेरे लिए कूलम मीटर। SI यूनिट क्या होगा डाइपोल का? डाइपोल मोमेंट का कूलम इंटू मीटर। ओके, अच्छा, जब ये एक हमारे लिए वेक्टर क्वांटिटी है। जब अपने को एक से ज्यादा डाइपोल्स दे दिए जाए, एक से ज्यादा 2 3 4 5, तो हम उनको सॉल्व कैसे करते हैं? मेरे ख्याल से सब लोगों को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पता है। हम लोगों ने कूलम फोर्स में पढ़ा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो हम डाइपोल मोमेंट फाइंड करने के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज कर सकते हैं। फॉर मोर देन 2 डाइपोल वी कैन यूज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है बता जल्दी से। टोटल फोर्स ऑन अ पार्टिकल, तो यहाँ पे फोर्स की जगह आएगा हमारे लिए टोटल डाइपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय डाइपोल मूवमेंट ऑफ सिस्टम 1 प्लस डाइपोल मूवमेंट ऑफ सिस्टम 2 प्लस डाइपोल मूवमेंट ऑफ सिस्टम 3 अप टू डाइपोल मूवमेंट ऑफ सिस्टम n। तो हम सारे डाइपोल मूवमेंट्स को कुछ इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। जल्दी से इस चीज को नोट कर लो। चलो, तो अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। एग्जाम्पल, अपने को कुछ इस तरीके से एक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस। मुझे यहाँ सेंटर पे एक चार्ज दिया गया है जिसके ऊपर नेगेटिव 2q चार्ज है। कितना चार्ज है उसके ऊपर? माइनस का 2q चार्ज। और मुझे एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखा गया है जिसके ऊपर चार्ज है प्लस का q, और एक चार्ज यहाँ पे रखा गया है जिसके ऊपर चार्ज है प्लस का q। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो अपने को d1 गिवन है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो अपने को d2 गिवन है। और अपने से क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड डाइपोल मोमेंट इन वेक्टर फॉर्म। ओके, चल, तो सबसे पहली चीज, क्या ये कॉन्फ़िगरेशन डाइपोल मोमेंट बनाएगा? हम लोग वो देखते हैं। जब हम सिर्फ इस सिस्टम को देखते हैं तो इधर की तरफ मुझे प्लस q चार्ज दिखता है, इधर की तरफ माइनस का 2q चार्ज। तो ये अपोजिट, इक्वल और अपोजिट तो चार्जेस नहीं, अपोजिट जरूर है लेकिन इक्वल नहीं है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन तो डायरेक्टली हमारा डाइपोल नहीं बना रहा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये जो प्लस का जो 2q चार्ज है इसको हम लोग दो छोटे छोटे चार्ज में ब्रेक कर सकते हैं, QQ। तो हमने क्या करा, इस 2q चार्ज को दो चार्ज में ब्रेक कर दिया। एक के ऊपर माइनस का q चार्ज, दूसरे के ऊपर भी माइनस का q चार्ज। यहाँ पे रखा हुआ है हम लोग के लिए प्लस का q चार्ज, यहाँ पे रखा हुआ है प्लस का q चार्ज।
अब देख, अब तुझे यहाँ पे दिखे होंगे तेरे पास दो डाइपोल्स है। कितने डाइपोल्स है? दो डाइपोल्स है। एक तो ये वाला जिसको अगर मैं नाम 1 दे देता हूँ, और एक ये वाला मेरे लिए डाइपोल 2। डाइपोल 1 ये होगा मेरे लिए -q से +q की तरफ, तो इधर की तरफ इसको हम लोग नाम दे देते हैं p1 वेक्टर, और ये वाला हो जाएगा मेरे लिए p2 वेक्टर। हमारे पास दो डाइपोल्स है, दोनों डाइपोल्स फाइंड करेंगे, और टोटल डाइपोल फाइंड करने के लिए हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे। चलें, तो सबसे पहले हम लोग p1 फाइंड करते हैं। तो हम p1 वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं बता? क्या हम इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ p1 वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ p1 वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ p1 वेक्टर। ये मैंने कैसे लिखा? हम जानते हैं कि हमको जब किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना होता है तो वो यूनिट वेक्टर लिखा जाता है कैसे? वेक्टर a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। तो यहां से बता, a वेक्टर इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू a कैप। a कैप हमारे लिए यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a। चल, इसको और भी कम कंफ्यूज करने के लिए मुझे एक बात बता, मेरा जो p1 वेक्टर है उसका डायरेक्शन है मेरा x एक्सिस के अलोंग, तो इसके इस x एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर कौन सा होता है? वो जानते हैं हम लोग, होता है i कैप। क्या होता है वो? i कैप। ओके, चल p1 का मैग्नीट्यूड बता दे। p1 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं p इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड q इंटू उन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन विच इज 2a। यहाँ पे 2a का वैल्यू अपने को d1 के इक्वल दिया हुआ है, तो मेरा p1 विल बी इक्वल टू q इंटू d1। p2 का मैग्नीट्यूड बता दे जल्दी से। मैग्नीट्यूड वो हो जाएगा q इंटू d2, नो प्रॉब्लम, q इंटू d2। दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब वेक्टर फाइंड करते हैं। सो p1 वेक्टर विल बी इक्वल टू q इंटू d1। एक्स एक्सिस के अलोंग है d अपना p1, तो उसके अलोंग यूनिट वेक्टर i के अभी बात करी। p2 बता, p2 को मैं क्या लिखूंगा? q इंटू d2 मैग्नीट्यूड इंटू उसके अलोंग यूनिट वेक्टर। अब मेरा जो p2 जो है वो मेरा नीचे की तरफ है या नेगेटिव y की तरफ है। नेगेटिव y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर माइनस का j कैप, तो यहाँ पे आएगा मेरे लिए माइनस का j कैप। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव ऑफ q d2 j कैप। p1 मिल गया, p2 मिल गया, टोटल वेक्टर फॉर्म में फाइंड करना है तो p नेट विल बी इक्वल टू p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर। जल्दी से लिखें हम लोग, p1 p2 ऐड कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो q इंटू d1 i कैप माइनस का q इंटू d2 j कैप, ये होगा हमारे लिए टोटल डाइपोल मूवमेंट। सेकेंड क्वेश्चन, इसका सेकेंड पार्ट अपने से पूछा जा सकता है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मूवमेंट। फाइंड मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हमने अपने को आता है, सीधे से निकाल सकते हैं, या फिर हमको जब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड पता है तो हम लोग वैसे भी फाइंड कर सकते हैं। इनका जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? सो p नेट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ p1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस 2 p1 p2 cos थीटा। ये हम लोग जब अपने को दोनों का मैग्नीट्यूड पता है बेस से यूज कर रहे हैं। ओके, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अंडर रूट ऑफ आई कैप वाले टर्म का स्क्वायर प्लस जे कैप वाले टर्म का स्क्वायर। ओके, तो अब बता, यहाँ पे p1 और p2 के बीच का एंगल विच इज 90 डिग्री, 90 डिग्री दोनों के बीच का एंगल है, तो cos 90 0। तो हम p नेट को डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ p नेट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर। दोनों का मैग्नीट्यूड हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, सब्स्टिट्यूट करके हम लोग p नेट का भी मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ओके, अच्छा, अगर अपने को रिप्रेजेंट करने के लिए पूछ लिया जाए कि ये जो मेरा वेक्टर है या नेट डाइपोल मोमेंट उसका डायरेक्शन कौन सा होगा, तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा उसी डायरेक्शन में हमारा p नेट होगा। तो p1 और p2 का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, तो इधर की तरफ होगा हम लोगों के लिए p नेट। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में से
सेंटर में से नहीं, बीच में से, कहीं से भी हो सकता है वो, या तो P1 के पास में होगा जब P1 बड़ा होगा, P2 के पास में होगा जब P2 बड़ा होगा, दोनों इक्वल होंगे तो जस्ट बिल्कुल एकदम सेंटर से पास करेगा और उसको हम लोग, तो दोनों से एंगल बनने वाला हो जाएगा 45 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं जब दोनों इक्वल होंगे तब। जल्दी से उतार लो इस चीज को। चल, तो अपना हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें अपने को एक रिंग दिया गया है जिसके ऊपर प्लस का Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और उस रिंग के सेंटर में एक नेगेटिव Q चार्ज रखा गया है और अपने से पूछा गया है पहला क्वेश्चन, डज इट फॉर्म अ डाइपोल, क्या ये कॉन्फ़िगरेशन डाइपोल बनाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हाँ तो बता उसका मैग्नीट्यूड कितना है और डाइपोल मोमेंट कितना है। जल्दी से सोच के बता इसका पहले का आंसर क्या होगा। मैं इस डायग्राम को वापस से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूं। चल, और इधर की तरफ प्लस करके सोचा, हाँ ये कॉन्फ़िगरेशन एक डाइपोल बनाएगा। कैसे बनाएगा वो मैं तुम्हें बताता हूं। हम इस रिंग को, पूरी रिंग को छोटे छोटे चार्जेस के रूप में ब्रेक कर सकते हैं। मतलब इस रिंग को हम लोगों ने ब्रेक किया जिसके ऊपर चार्ज है dq, इससे इस रिंग के ऊपर हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स ले सकते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स ले सकते हैं पूरी रिंग के ऊपर। फिलहाल मैंने 4 एलिमेंट्स लिए हैं तो इन चारों का सम हो जाएगा मेरे लिए प्लस q के इक्वल। ओके, अच्छा, क्या मैं इस माइनस Q चार्ज को भी छोटे छोटे चार्ज में ब्रेक कर सकता हूं। पिछले वाला क्वेश्चन, बड़े चार्ज को हम लोग छोटे छोटे चार्ज में ब्रेक कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस माइनस Q को छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़ों में ब्रेक कर देंगे। अब ये dq और यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा होगा माइनस का dq, ये माइनस का dq और ये dq एक डाइपोल बनाएगा। सिमिलरली एक और टुकड़ा होगा वो और ये बनाएगा डाइपोल, ये और वो। ऐसे करके हम इस माइनस Q को भी इनफाइनाइटली छोटे छोटे चार्ज में ब्रेक कर देंगे और इस रिंग को भी इनफाइनाइटली छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देंगे। तो वो हर एक छोटा छोटा एलिमेंट एक रिंग का और एक चार्ज का एक डाइपोल मोमेंट बनाएगा, एक डाइपोल बनाएगा। ओके, चलो, तो अपने को ये बात तो समझ में आई कि हाँ ये एक डाइपोल तो बनाएगा ही बनाएगा। तो अब इस डाइपोल का मैग्नीट्यूड कितना होगा हम लोग उसके लिए बात करते हैं। सेंटर में रखा हुआ है मेरे लिए माइनस का Q चार्ज। अब इस वाले चार्ज और यहाँ पे जो dq रखा गया है उसकी वजह से मुझे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बता। इसकी वजह से डायरेक्शन होगा मेरे लिए ऊपर की तरफ, उसको मैं P1 लिख देता हूं। अब ये नीचे की तरफ जो डाइपोल है उसकी, और यहाँ पे एक dq होगा, dq नेगेटिव ऑफ dq, इन दोनों की वजह से डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बता। वो होगा मेरे लिए नीचे की तरफ। क्लियर है बात। P2। अच्छा, P1 का मैग्नीट्यूड हम लोग लिख सकते हैं क्या, वो हो जाएगा dq इंटू जो रिंग का रेडियस है वो dq इंटू r। P2 का बता, क्या P2 का भी यही मैग्नीट्यूड हो जाएगा dq इंटू r, क्योंकि ये भी तो सेंटर पे रखा गया है। ठीक है, तुझे एक बात समझ में आई होगी, P1 और P2 दोनों इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में और अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका डाइपोल मोमेंट P1 P2 को कैंसल आउट कर देगा और नेट आएगा इन दोनों की वजह से 0। तो ऐसा इस रिंग के ऊपर मान ले यहाँ पे एक और एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट के अपोजिट एक और एलिमेंट होगा इसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट, सॉरी डाइपोल मूवमेंट इधर होगा तो इसकी वजह से डाइपोल मूवमेंट अपोजिट होगा। तो इस चार्ज का डाइपोल मूवमेंट नीचे वाला चार्ज कैंसल आउट कर देगा। तो ऐसे हर एक चार्ज, इसमें जितने भी टुकड़े करे थे हमने, हर टुकड़े का डाइपोल मोमेंट किसी दूसरे टुकड़े की वजह से कैंसल आउट हो रहा है। नेट डाइपोल मोमेंट कितना आएगा बता। P नेट विल बी इक्वल टू 0। अपने को यहाँ पे सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि हर टाइम सॉल्व करना जरूरी नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे टोटल डाइपोल मोमेंट आया हमारे लिए 0। ओके, पर ये डाइपोल बना जरूर रहा है, डाइपोल मोमेंट 0 है इसका। जल्दी से नोट कर ले। चलो, तो हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें अपने को एक सेमी सर्कल दिया गया है जिसके ऊपर प्लस का Q चार्ज माइनस का Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और अपने को एक प्लस का Q चार्ज रखा गया है इसके सेंटर में, और अपने को पूछा गया है कि इस कॉन्फ़िगरेशन का डाइपोल मोमेंट बताना है अपने को वेक्टर फॉर्म में। ओके, चलो तो जल्दी से ट्राई करो, फिर शुरू करते हैं। चल देख, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। मैं डायग्राम को वापस से बना रहा हूं।
यहाँ पे हमारा चार्ज रखा गया है, ओके, प्लस का क्यू माइनस का क्यू ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम एक बात जानते हैं कि अगर यहाँ पे डाइपोल बनना है तो हम क्या करेंगे, इस रिंग के ऊपर एक छोटा सा चार्ज लेंगे, उस चार्ज की वजह से डाइपोल मोमेंट लिखेंगे। ओके, हमने क्या करा, इस रिंग के ऊपर एक छोटा सा कहीं पर भी आर्बिटरी एक डी क्यू और नेगेटिव ऑफ स्मॉल डी क्यू का एक छोटा सा एलिमेंट लिया, उसकी वजह से यहाँ पे भी एक छोटा सा एलिमेंट होगा जिसके ऊपर चार्ज होगा प्लस का डी क्यू, प्लस का डी क्यू। समझ आई, जैसा हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो इन दोनों की वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, किस डायरेक्शन में होगा, डाइपोल मोमेंट वो होगा हमारे लिए कुछ इधर की तरफ, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, जिसको हम लोग लिख देते हैं P। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान ले ये P लिख दिया, मुझे इस P को इंटीग्रेट करना होगा, पूरा फाइंड करना है, तो यहाँ पे जीरो नहीं हो रहा ना, इसलिए ओके। चल, तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से नीचे की तरफ से यहाँ से थीटा पे जाके, ये एंगल थीटा पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं डी थीटा, छोटा सा एंगल बना रहे हैं डी थीटा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी अपने को इंटीग्रेशन प्रॉब्लम इंटीग्रेशन से सॉल्व करना आए, तो जब भी हम लोग सर्कल की बात करते हैं या स्फीयर के लिए बात करते हैं, तो हम हमेशा एलिमेंट थीटा पे जाके डी थीटा जैसा एलिमेंट लेते हैं। अगर लीनियर के लिए बात होती है, इधर की तरफ लीनियर, तो हम x पे जाके dx का छोटा सा एलिमेंट चूज करते हैं। लेकिन सर्कल में हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट चूज करते हैं। ओके, यहाँ पे हमने क्या करा, जो हमारी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है एक्स एक्सिस, उससे हम लोगों ने थीटा एंगल पे गए और छोटा सा एलिमेंट लिया डी थीटा का। तो ये जो एलिमेंट है यहाँ पे अपने को लेंथ मिलेगा, कितना मिल जाएगा, अगर सेमी सर्कल का रेडियस r है तो ये लेंथ अपने को मिल जाएगा r इंटू डी थीटा, r इंटू डी थीटा, इसके ऊपर चार्ज होगा माइनस का डी क्यू, नो प्रॉब्लम। अच्छा, हम ये डी क्यू फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग डी क्यू निकाल लेते हैं, वो कितना होगा, ओके। माइनस का क्यू चार्ज, माइनस का क्यू चार्ज कितने लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पाई आर पे। तो बता एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हम बोल सकते हैं 1 यूनिट लेंथ में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो होगा Q अपॉन पाई आर, नेगेटिव ऑफ Q अपॉन पाई आर। Q चार्ज पाई आर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 1 में कितना होगा, Q डिवाइडेड बाई पाई आर। तो आर डी थीटा पे कितना चार्ज होगा, सो डी क्यू विल बी इक्वल टू, अभी नेगेटिव ऑफ डी क्यू विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ Q अपॉन पाई आर इंटू इसका लेंथ विच इज R इंटू डी थीटा, ये भी कैपिटल आर आएगा। तो मुझे डी क्यू मिल गया कितना, नेगेटिव ऑफ R से R कैंसिल हुआ, Q बाई पाई इंटू डी थीटा, नेगेटिव साइन। अच्छा, हम लोग एक काम करते हैं, अभी के लिए नेगेटिव को हम लोग छोड़ देते हैं। नेगेटिव अपने को पता है, इस एलिमेंट यहाँ पे हम जो एलिमेंट लेंगे उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव होगा, ओके। चल, तो अब हम इस P को लिख सकते हैं, अब इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट बनेगा वो भी छोटा सा डाइपोल होगा, dp, हम लोग dp लिखते हैं। सो dp विल बी इक्वल टू, dp वेक्टर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा वो मेरे लिए, चार्ज। तो यही चार्ज मेरा यहाँ पे भी होगा, चार्ज इनटू डिस्टेंस। सो q अपॉन, सॉरी थीटा है ये, नॉट डी क्यू, q अपॉन पाई इंटू डी थीटा इंटू आर। ये छोटा सा हमारे लिए डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, मान ले कि मैं इस एलिमेंट को चेंज करता हूं, मैं एलिमेंट यहाँ पे कहीं पे ले लेता हूं, तो इस एलिमेंट की वजह से मेरा जो डाइपोल मोमेंट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो जैसे ही हमने एलिमेंट चेंज किया हमारा डाइपोल मोमेंट चेंज हो गया। तो हम डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसको इंटीग्रेट तभी कर पाएंगे जब डायरेक्शन सेम रहेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, इस डीपी को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर रहे हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे वो हमारे लिए, एक तो हो गया हॉरिजॉन्टल और एक हो गया वर्टिकल। तो इसको हम लोगों ने बोल दिया dp x, इसको हम लोगों ने बोल दिया dpy।
ये वाला एंगल मेरे लिए थीटा है तो ये वाला एंगल भी मेरे लिए हो जाएगा थीटा। तो मुझे बता सकता है कोई dpx कितना हो जाएगा मेरे लिए? dp का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसके साथ एंगल जुड़ा होता है वो cos थीटा वाला कंपोनेंट होता है, सो इट विल बी dp cos थीटा। dpy कितना हो जाएगा मेरे लिए? dpy विल बी इक्वल टू dp sin थीटा। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने जो लिखा था सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा हुआ था, ठीक है। तो हम लोगों को दोनों वेक्टर को हम लोगों ने डिवाइड कर लिया दो कंपोनेंट्स में। अब हमको इन दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग dpx को लिख लेते हैं। dp की जगह हम लोग अपनी टर्म पुट कर देते हैं, क्यूब बाई पाई डी थीटा कॉस थीटा इंटू r इंटू कॉस थीटा। अब इसको थोड़ा हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं। सो dpx विल बी इक्वल टू, जो चीजें इनको साथ में लिख रहा हूं, क्यू आर बाय पाई एक साथ लिख दिया, cos थीटा डी थीटा। अब इसको हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इधर की तरफ हमारा डाइपोल मोमेंट 0 से टोटल डाइपोल मोमेंट विच इज px, इधर की तरफ लिमिट आएगी हमारी थीटा की। जब ये थीटा जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग होगा, मतलब ये वाला एलिमेंट जब लेंगे तो थीटा का वैल्यू 0, जब लास्ट वाला एलिमेंट कवर अप करेंगे तो थीटा का वैल्यू पाई। सो 0 से पाई के लिए लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेट करोगे तुझे मिलेगा px, राइट हैंड साइड में क्यू आर बाय पाई कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर। cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा। सो क्यू आर बाय पाई साइन थीटा लिमिट 0 से पाई, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर, साइन पाई कितनी होती है वैल्यू? साइन पाई मतलब साइन 180 डिग्री, 0, साइन 0 0, तो यहाँ पे लिखा गया 0 माइनस 0। सो px अपने को मिला 0 के इक्वल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इन x डायरेक्शन मिल रहा है अपने को 0, y डायरेक्शन वाला फाइंड करते हैं। ओके, इस चीज को मिटा रहा हूं। सो dpy हो जाएगा हमारे लिए dp साइन थीटा। dp ये जो टर्म लिखी गई है dp लिखी गई थी, है ना, तो वापस से मैं इसको लिख रहा हूं, q बाय पाई डी थीटा r, cos थीटा की जगह साइन थीटा, इंटीग्रेशन दोनों साइड, लिमिट 0 से py, और इधर की तरफ जो लिमिट होगी वो होगी हमारे लिए 0 से पाई के लिए, जैसा पहले हम लोगों ने लिखा था लिमिट। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड का तो इंटीग्रेशन बहुत आसान है, इट विल बी इक्वल टू py। राइट हैंड साइड में देख क्यू बाई पाई आर कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस थीटा, सो माइनस का कॉस थीटा, लिमिट पुट करेंगे हम लोग पाई से 0। सो पी वाई अपने को मिला कॉस पाई माइनस 1, कॉस 0 1। सो ये नेगेटिव को भी अभी हम लोग बाहर ले लेते हैं। सो क्यू बाई पाई नेगेटिव ऑफ आर कॉस पाई विच इज माइनस 1 माइनस नीचे वाली लिमिट वो कितनी है, कॉस 0 विच इज 1। सो पी वाई अपने को मिला -1 -1 -2 नेगेटिव पॉजिटिव 2QR अपॉन पाई। पी एक्स 0 मिला, पी वाई मिला 2QR अपॉन पाई। तो एक चीज देख, हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड टोटल डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, पी नेट विल बी इक्वल टू, ये था मेरा नीचे की तरफ, तो मैं इसको लिख सकता हूं वेक्टर फॉर्म में 2QR अपॉन पाई जे केप विथ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि ये डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ है, एक्स वाला हमारे लिए 0। इसको हम लोग यहां से भी देख सकते थे कि हमारा जो एक्स वाला जो कंपोनेंट है वो 0 कैसे आएगा। एक इस एलिमेंट के रेस्पेक्टिव एक और एलिमेंट होगा इधर कहीं, जिसकी वजह से डाइपोल मोमेंट कुछ इस डायरेक्शन में होगा dp। अब इस डाइपोल मोमेंट को भी अगर हम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करें तो जो मेरा y वाला कंपोनेंट है, इसका y कंपोनेंट वो तो ऐड होगा, लेकिन x वाला दोनों अपोजिट होंगे, इसका x
इसका एक उधर की तरफ है और इसका एक इधर की तरफ होगा, तो वो एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। इसकी वजह से सारे कंपोनेंट्स का सम 0 आ रहा है हमारे लिए। तो x में कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, किधर होगा, y में होगा। कितना होगा वो, कुछ इतना। जल्दी से नोट कर लो,